प्लान टू सेव। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपने प्लानिंग नहीं की कोई भी चीज, कोई भी काम कर रहे हो आप, तो उसको काम करने से पहले अगर आपने प्लान नहीं किया, आपने डिसाइड नहीं किया, आपने सोचा नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं देखी, किस तरीके से करना है, प्रोसेस आपने नहीं देखा, ठीक है, रिस्क नहीं देखा, रिटर्न नहीं देखा, टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा, ये एस्पेक्ट अगर आपने कंसिडर नहीं किए कोई काम करने से पहले, तो क्या होगा, जम्बल्ड हो जाएगा, है ना। एंड इवेंचुअली वट एवर इज यू यू आर गोइंग टू डू, वो चीज में फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ इनकम, हमारे पास इनकम के सोर्सेस तो है ही नहीं, तो अब हमने क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, इनकम के सोर्सेस नहीं है, बट एक सबकॉन्शियसली आपके पास पहले एक, आप हाइपोथेटिकल बजटिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके जो डेली आप खर्च कर रहे हो, अभी का पैसा आप जो खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वो खर्च को आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और आप एक आपके लिए सेविंग टारगेट रख सकते हो। अब ये सेविंग टारगेट का आप एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि सपोज आप अगर सेकेंड ईयर में, तो भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एंड आई हैव टू डू इट फ्रॉम अ बिग कॉलेज, अब उसके लिए मुझे फीस चाहिए, दैट फीस इज 6 to 10 लाख रुपीज तक की मुझे एमबीए की फीस है, ठीक है। अब वो 6 to 10 लाख रुपीज का मनी मेरे को कहीं से तो भी मेरे पास एटलीस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट मस्ट बी सेव विथ मी सो दैट आई कैन टेक एडमिशन इन एमबीए कॉलेज, जो भी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब वो तो मेरा फाइनेंशियल गोल हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसको कैसे अचीव करना है, वो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर करें, ठीक है। रिटायरमेंट कब होना चाहिए मेरा, कितनी एज तक के रिटायरमेंट होना चाहिए, मेरा रिस्क परसेंटेज कितना है, मुझे कार भी खरीदनी है, मुझे घर भी खरीदना है, मेरे को मोबाइल फोन भी खरीदना है, लैपटॉप भी खरीदना है, ठीक है। ये सब तो आगे की ख्याली खुला होगा। अभी मेरे को चाहिए मेरा एग्जाम पास हो, उसके लिए मेरे पास किताबें नहीं है, मुझे किताबें खरीद, दिस इज माई शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के अंदर आप क्या करते हो, आपके गोल्स को, आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आप उसको प्रायोरिटाइज कर पाते हो। और प्रायोरिटाइज कैसे कर पाते हो, विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आ गया, हमारा फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल क्या होता है, स्पेसिफिक टारगेट या ऑब्जेक्टिव दैट एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, इसलिए ताकि वो अपने फाइनेंसेस को अचीव कर सके। और सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्लान करना, और जो प्लान किया आपने उसके हिसाब से यू हैव टू टेंड टू सेव द मनी। फाइनेंशियल गोल हेल्प्स, किसलिए हेल्प करता है, गाइड स्पेंडिंग, ठीक है, इसके अलावा सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजंस टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड efficiently एंड इफेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल गोल आपको एज अ गाइड काम करता है कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो वो सही तरीके से खर्च करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है, ताकि आपकी जो भी अभी करंटली रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली हो सके, यूटिलाइज और एफिशिएंटली हो सके। फाइनेंशियल गोल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म गोल, एंड थर्ड सॉरी मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल में क्या है, लेस देन 1 ईयर आपके एक्सपेंसेस है, ठीक है, या फिर आपको अचीव करना है कि भाई अभी आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे चाहिए एटलीस्ट 1.5 लाख रुपीज, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपीज ये क्या हो गया, मेरा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल हो गया जो मुझे अचीव करनी है। मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, मुझे कार खरीदनी, कार की अमाउंट है 10 लाख रुपीज, ठीक है। या हो सकता है मुझे घर खरीदना है, तो वो घर के लिए मुझे डाउन पेमेंट सेव करनी है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या होता है, 1 ईयर टू 10 ईयर तक। लॉन्ग टर्म गोल में बेसिकली आपके रिटायरमेंट प्लानिंग आता है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म, ठीक है, शेयर्स में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज में, ठीक है। अभी मुझे नहीं चाहिए, आफ्टर 20 to 25 ईयर्स और 15 ईयर्स मेरे पास एक
पर्टिकुलर अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो ये तीन कैटेगरीज में आपको आपके फाइनेंशियल गोल को डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। पहला स्टेप है आपकी अभी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आपको इनकम देखनी है आपकी कितनी है, इनकम के सोर्सेज कौन कौन से, एक्टिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है, इसमें से कौन सी है जो भी एक साल में खत्म हो जाएगी इनकम के सोर्स में, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। दूसरा रहेगा एक्सपेंसेस आपके कितने हैं। अभी हो सकता है आपकी इनकम कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। एसेट्स आपके पास कितने हैं, लाइबिलिटीज, लोन कुछ लिया है आपने, नेटवर्थ कितना है। ठीक है, ये क्या हो गया? बेसिकली आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना है। ये सारे जब आप नोट डाउन करेंगे तो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन या सिचुएशन। नेक्स्ट रहेगा आइडेंटिफाई एंड सेट फाइनेंशियल गोल्स। अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, शॉर्ट टर्म गोल्स में आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का डेट है वो आपको देना है, कार के लिए सेव करना है, डाउन पेमेंट होम लोन के लिए, एजुकेशन आपको सपोज आप 3 साल बाद 4 साल बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या पीएचडी करना है, आपको फॉरेन जाकर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो अमाउंट आपका आएगा मीडियम टर्म गोल के अंदर। एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म गोल। अब गोल सेटिंग तो हो गई हमारी। गोल सेटिंग करते वक्त एक चीज हमको बहुत ध्यान रखनी है या हमको यूज करना है, दैट इज स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क। अब स्मार्ट क्या होता है? बेसिकली एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले है हमारा स्पेसिफिक। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल रहेगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मेजरेबल, आपका जो भी गोल है फाइनेंशियल गोल वो मेजरेबल होना चाहिए। क्यों? ताकि आप उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। ठीक है, वो नंबर्स में होना चाहिए, वो क्वांटिटेटिव डेटा में होना चाहिए, सो दैट आप उसको ट्रैक कर सको, आप जज कर सको, असेस कर सको कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, अभी तक जो भी आपने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं या बजटिंग की है या जो भी स्पेंडिंग की है, तो वो स्पेंडिंग आपकी ट्रैक पे जा रही है, सही पाथ पे जा रही है और वो स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अचीवेबल। ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। वॉट एवर फाइनेंशियल गोल यू आर सेटिंग वो रियलिस्टिक होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से वो पर्टिकुलर गोल आपका अचीवेबल होना चाहिए। फोर्थ वन इज रेलेवेंट। अब रेलेवेंट में क्या होता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो आपके रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव से, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज से अलाइन होना चाहिए, है ना। जैसे अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, घर खरीदने की मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी पे कौन सा है आपका शॉर्ट टर्म के अंदर? घर खरीदने का सेविंग अभी से करना है क्या? भाई अभी किसके लिए करना है? पढ़ाई के लिए। तो ये आपका जो भी गोल है वो रेलेवेंट होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए आपके ब्रॉडर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को लेकर। एंड लास्ट वन इज टाइम बाउंड। हर चीज की एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? सो दैट आप एक क्लियर डेडलाइन अपने लिए सेट कर सको। क्यों करना है? ताकि आपके ऊपर प्रेशर एक क्रिएट किया जा सके। अब प्रेशर क्यों क्रिएट करना है अपने आप के ऊपर? क्योंकि प्रेशर भी इंसान को मोटिवेट करता है, ठीक है, एक तरीके से आउट ऑफ द वे जाके काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क। वॉट एवर प्लानिंग, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी गोल सेटिंग कर रहे हो, बिजनेस के अंदर कर रहे हो, पर्सनल लाइफ के अंदर कर रहे हो, उसमें एक स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क बहुत बहुत काम आएगा। एक तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप रहेगा, आपने गोल सेट कर लिया, फाइनेंशियल पोजीशन असेस कर ली, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स। लास्ट वन इज रिस्क रिस्क असेसमेंट। ठीक है, स्टॉक एंड बॉन्ड्स बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, रियल एस्टेट हो गया आपका, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आ गया, रिटायरमेंट अकाउंट ये भी लॉन्ग टर्म में आ गया, सेविंग अकाउंट ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म के अंदर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म में। अब ये सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो आपने देख लिया।
अब इसमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये आपको रिस्क असेसमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू हैव टू सी, कहाँ पर रिस्क ज्यादा है और कहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे तो ये द पॉसिबिलिटी कि आपका सारा का सारा वेल्थ वाइप ऑफ हो जाए। So to avoid that, you have to make investment in such a way that you balance the risk and return as well. बहुत कम रिस्क लेंगे तो आपकी फिर वो जो वेल्थ रहेगी वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने देखा टाइम वैल्यू के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, आपके पैसे की कीमत कम हो जाएगी। अब तो एक परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर करना। अब कैसे करने के अलावा आपको रिस्क है, तो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो देयर इज वन वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कि यू डोंट हैव टू पुट ऑल फ्रूट्स इन वन बास्केट। ठीक है, अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक फल सड़ेगा तो सारे सड़ जाएंगे। So to avoid that risk, to avoid that uh, deterioration of your wealth, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या कोई जियो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से या फिर कोई फ्रॉड की वजह से आपका पूरा का पूरा वेल्थ अफेक्ट ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, अलग अलग जगह अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर कुछ कुछ अमाउंट आपका इन्वेस्ट करना है। दैट इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रीबैलेंस। अब एक बार आपने पैसा डाल दिया और 20 साल तक भूल गए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, आपको मार्केट स्टडी के हिसाब से आपको अपडेट रहना जरूरी है। और उसके हिसाब से यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू एनालाइज, असेस योर इन्वेस्टमेंट। और देखना है कि भी अब यहाँ से आगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये सेम इंस्ट्रूमेंट मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना तो ग्रो होगा, या कहीं और इफ आई वुड इन्वेस्ट इन सम अदर सेक्टर तो वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंपाउंडिंग माय मनी इन मच ग्रेटर फॉर्म। तो ये आपको असेस करना होगा एंड दैट्स हाउ यू हैव टू कीप आउट दैट मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड री इन्वेस्ट इट इनटू अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रीबैलेंस कर रहे हो। नेक्स्ट इज टैक्स इम्प्लीकेशन। आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी देखना है कि भाई मेरे को क्या टैक्स बेनिफिट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में मिल रहे हैं। अब स्टेप 5 रहेगा आपका, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर करंट फाइनेंशियल एक्शन प्लान। कैसे करना है, तो पहले बजटिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी डेट है उसका मैनेजमेंट करना है प्रॉपर तरीके से, ऑटोमेटेड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपने डिसाइड कर लिया है, फिक्स कर लिया है, तो उसको ऑटोमेट करना, ताकि जैसे ही आपके मंथली अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको आपके अकाउंट से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर या वो पर्टिकुलर अकाउंट में वो सैलरी डेबिट हो जाए, सो दैट आपके पास वही पैसा बचे जो आपको बजट में एज अ एक्सपेंसेस यूज करना है। अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, रिव्यू एंड एडजस्ट द फाइनेंशियल एक्शन प्लान। रेगुलर चेक इन करना है, यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, एडजस्ट फॉर चेंजेस एंड स्टे इन्वॉल्व। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट financial literacy and financial planning. Next, we are going to see one more case study on it in the next lecture.